तो बेसिकली इसकी शुरुआत में हॉली क्रॉस नाम के एक हॉस्पिटल से मेडिकल कॉलेज से एक लड़की जो कि छत पर खड़ी थी उसे तेज आवाजें सुनाई पड़ती है और वो सीधा कूद कर अपनी जान दे देती है। जिसके बाद में सभी बोर्ड मेंबर्स चेयरमैन की एक मीटिंग बिठाई जाती है जहाँ पर ये बताया जाता है कि अगर लोगों में यह बात फैल गई कि किसी भूत प्रेत ने इंसानों को मारना शुरू कर दिया है तो फिर हमारे कॉलेज में कोई भी पढ़ने नहीं आएगा, तो सोल्यूशन क्या निकाला जाए। जिस पर एक शख्स कहता है कि क्यों ना सर एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बुलाया जाए। ऐसे लोगों के पास में इन्वेस्टिगेशन के बाद में एक डॉक्यूमेंट सबमिट करने का अप्रूवल होता है। तो अगर इश्तिहारों में, अखबारों में, न्यूज चैनल्स पर अगर एक डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएगा तो फिर हमारी जो बदनामी हो रही होगी वो सब कुछ बंद हो जाएगी। जिसके बाद में एक इन्वेस्टिगेटर को ये हायर करने के बारे में सोचते हैं जो कि होता है इस कहानी का वन ऑफ द लीड कैरेक्टर कॉल्ड रूबेन। तो इस वक्त रूबेन किसी और के घर में एक भूत के साथ बातचीत करने के लिए आया था। तो बेसिकली एक फैमिली थी जिन्हें एक छोटी भूतिया बच्ची या फिर कहेंगे इन्हीं की ही बेटी परेशान कर रही थी। रूबेन उससे हाई फ्रीक्वेंसी में जो उसका शॉटगन माइक्रोफोन था उससे बातचीत करने की कोशिश करता है, पूछता है कि आखिर तुम परेशान हो क्यों, यहाँ पर इन लोगों के साथ तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है। जहाँ पर दिया नाम की छोटी लड़की बताती है कि मेरे फादर ने एक बार मेरा खिलौना फेंक दिया था और जब मैं मरी तो मुझे लगा कि मेरी आत्मा को भी अब ये लोग हमेशा के लिए भुला देंगे, इसलिए मैंने इन्हें परेशान करना शुरू कर दिया ताकि मैं हर वक्त इनके जहनो दिमाग में रहूं। जहाँ पर रूबेन उसे विश्वास दिलाता है कि नहीं, अब वो गुड़िया बच्ची की वापस आ चुकी है, तुम भी अब इन्हें परेशान करना बंद कर दो, तुम हमेशा से इनके दिल में थी, हो और रहोगी। अब इस केस को सुलटा देने के बाद में रूबेन के पास में इस मेडिकल कॉलेज का केस आ चुका था जिसकी छानबीन और बातचीत करने के लिए वो सीधा इनके डीन के पास पहुंचता है। डीन का बताना था कि हाल ही में 2 लोगों की मौतें हो चुकी है, एक लड़का दीपक और एक लड़की सत्या। इन दोनों की मौतें काफी ज्यादा अजीब थी। जब ये मरे थे तब बॉडी फ्रेश थी, मगर मरने के कुछ ही दिनों बाद बॉडी पूरी तरीके से सड़ने लग चुकी थी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे पूरा खून खत्म हो चुका है और ये मौतें काफी ज्यादा सस्पिशियस थी। ना तो इनका कोई दुश्मन था, ना ही इन्होंने प्रेशर में आकर के खुद को सुसाइड करने के बारे में सोच लिया था। इवेंचुअली ऐसा लगता है कि किसी ने मार दिया। लोगों का तो कहना है कि इन्हें भूत प्रेत ने पजेस्ट कर लिया होगा, मगर मैं इन बातों में मानता नहीं। तो आप एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं तो प्लीज आप एक बार चेकआउट कीजिए। जहाँ पर रूबेन इन्हें विश्वास दिलाता है और बताता है कि ठीक है, आप मुझे 7 दिन दीजिए, मैं अपनी पूरी रिसर्च करके हर एक कोने में जा करके सभी चीजें एनालाइज करूंगा और फिर एक रिपोर्ट आपको सबमिट करूंगा। जिसके बाद इस कहानी में एक और फनी कैरेक्टर की एंट्री होती है। इनका नाम होता है आरोग्य, जो कि रूबेन को रहने खाने पीने की एक जगह दिखा देता है। और अब नेक्स्ट डे से रूबेन का काम यहाँ पर शुरू हो जाता है। वो एक एक क्लास में जाकर सभी बच्चों से बातचीत करता है, पूछता है कि दीपक और सत्या, जिन दोनों बच्चों की हाल ही में डेथ हुई है, उसके पीछे का रीजन क्या था। क्या उनका किसी से लड़ाई झगड़ा था या फिर कोई दुश्मन वो बाहर बना चुके थे, या फिर उनका क्लास में बैठने के बाद में टीचर्स और तुम सब दोस्तों से बातचीत करने का रवैया कैसा था, यानी कि उनका डेली स्ट्रक्चर, रूटीन वगैरह। क्या तुम अगर कुछ बता सकोगे तो मुझे इस केस को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। जहाँ पर कुछ बच्चे अपना हाथ खड़ा करके बताते हैं कि सर, दीपक जो था वो अच्छा लड़का था, उसका माइंड भी शार्प था, मगर अचानक से एक दिन वो यूं ही बॉयज वॉशरूम के अंदर उल्टा गिरा पड़ा मरा हुआ मिला। वहीं सत्या भी बहुत ज्यादा अच्छी लड़की थी, लेकिन कभी कभी जोर जोर से चिल्लाती थी कि मुझे परेशान मत करो। उसका ये भी कहना था कि उसे कुछ आवाजें हर वक्त सुनाई पड़ती रहती है जिन्हें वो सुनना नहीं चाहते। और वैसे भी ये दोनों जो स्टूडेंट्स हैं ये अवंतिका मैडम के काफी ज्यादा करीब थे, तो आप एक बार उनसे बातचीत क्यों नहीं करते। जिसके बाद रूबेन सीधा अवंतिका मैडम के पास पहुंच जाता है। अवंतिका को देखकर रूबेन को कुछ तो समझ में आ चुका था कि ये लड़की भी कहीं ना कहीं भूतों से पजेस्ड है, मगर वो इस वक्त कुछ समझ नहीं पाता क्योंकि ये इन दोनों की पहली मुलाकात थी। मगर उसे कहीं ना कहीं शक तो हो चला था। अब अगले दिन वो अपने एक दोस्त को भी ये सारी रिपोर्ट्स फॉरवर्ड कर देता है, जहाँ पर उसका फ्रेंड सजेस्ट करता है कि जो डेड बॉडीज हैं, यानी कि जिन 2 बच्चों की लाशें बरामद हुई है, तो एक बार पुलिस स्टेशन में जा करके FIR उनकी निकलवा और फुटेजेस भी निकलवा, ताकि ये पता चल सके कि लास्ट टाइम मरने के वक्त उनका बॉडी पोस्चर कैसा था। अब अपनी दोस्त की बातें मान करके वो सीधा पहले पुलिस स्टेशन पहुंचता है, वहां से FIR की कॉपी निकलवाता है एंड देन मॉर्चरी पहुंचकर उन दोनों डेड बॉडीज को देखने भी जाता है। अब यहाँ पर जो ये डेड बॉडीज दिखाई जाती है, इनकी हालत बद से बदतर हो चुकी थी। मरे हुए सिर्फ 4 से 5 दिन ही हुए थे, मगर ऐसा लग रहा हो जैसे कि मानो 250 सालों के लिए जमीन में दफना करके वापस से निकाला गया हो। बॉडी का खून पूरी तरीके से सूख चुका था, होठ काले पड़ चुके थे, आंखों की पुतलियां एकदम से उल्टी टेढ़ी मेढ़ी हो चुकी थी और बॉडी की स्किन मानो ऐसे लग रही थी जैसे छिला हुआ टमाटर हो। इन सारी एक्टिविटीज को देख करके रूबेन को ये तो समझ में आ चुका था कि ये डेथ कोई नॉर्मल डेथ नहीं है, इसके पीछे कोई कॉज है, यानी कि कोई एक ऐसा रीजन जो कि इन लोगों को मरवाना ही चाहता था। अब यहाँ पर वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करना और ज्यादा शुरू करता है। हर एक कमरा, हर एक लॉबी, हर एक स्टेयर्स, हर एक हॉल में जाकर के अपने माइक्रोफोन्स को सेट कर देता है जो कि हाई फ्रीक्वेंसीज कैच कर सकते थे। काश ऐसा एक शॉटगन माइक मेरे पास भी होता, तो अगर मैं लाइव स्ट्रीम पर या फिर कभी
व्लॉग वगैरह बनाता तो आप लोगों को 24 बिट या फिर 32 बिट सैंपल रेट की क्लियर ऑडियो सुनाई पड़ती। खैर मैं तो इस वाले सैंपल रेट में भी खुश हूँ, क्योंकि एक आर्टिस्ट कम से कम रिसोर्सेज में भी अपनी आर्ट को लोगों के सामने पेश कर सकता है। खैर ये तो रही थी थोड़ी दिल की बातें। नाउ कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी। यहाँ पर क्या करती है अवंतिका, उसके सारे गैजेट्स को चेकआउट करने के लिए एक नकली भूतनी उसके पास पहुंचवा देती है, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि उसके जो सारे इक्विपमेंट्स हैं एज वेल एज शॉटगन, माइक, फ्रीक्वेंसी कैचर, थर्मल डिटेक्टर, ये सब एक्चुअल में काम करते भी हैं या फिर ये सिर्फ एक दिखावा है। अब हालांकि ये था भले ही अवंतिका का एक नाटक, मगर कहीं ना कहीं रुबेन को अवंतिका पर एक भूत का साया नजर आ जाता है। नेक्स्ट डे अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसे एक फोटो मिलती है जिनके अंदर सत्या, दीपक और दीपिका नाम की एक और लड़की मौजूद थी। रुबेन को समझ में आ चुका था कि अगर इन दोनों की लाशें यानी कि मौत हुई है तो अब जल्द से जल्द इस तीसरी लड़की का नंबर भी लगने ही वाला होगा। वो उसे बचाने के लिए उसके हॉस्टल पहुंचता है, मगर उसके हॉस्टल से खबर मिलती है कि ये लड़की कुछ दिन पहले ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ निकल गई। अब वो उस बॉयज हॉस्टल में भी जाता है जहाँ पर कुछ बॉयज बताते हैं कि ये तो हमें बिना बताए ही एक ट्रिप पर निकल गया। रुबेन यहाँ काफी कोशिश करता है दीपिका को ढूंढने की, मगर अनफॉर्चुनेटली वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता और एक दिन हमें उसी गर्ल्स हॉस्टल में दीपिका की लटकती लाश दिखाई पड़ती है, जिससे रुबेन को देख करके ये साफ क्लियर हो चुका था कि फोटो में जो 3 लोग मौजूद थे जरूर ऐसा कुछ तो है जो कि इन तीनों से जुड़ा हुआ था। इवेंचुअली उसे दीपिका के हाथ पर बना एक निशान भी दिखाई पड़ता है। ये बिल्कुल ठीक वैसा ही निशान था जैसा कि उसने सत्या और दीपक के हाथ में भी देखा था। और अब जैसा कि तीनों के तीनों स्टूडेंट्स अवंतिका मैडम के काफी ज्यादा करीब थे, तो वो यूं ही अवंतिका से बातचीत करने के लिए पहुंच जाता है। इस वक्त अवंतिका अपने किसी रिलेटिव से फोन पर बातचीत कर रही थी और किसी का नंबर मांग रही थी, मगर नंबर मांगते वक्त वो अपने हाथों से इवेंचुअली एक अलग ही ड्राइंग बना डालती है और ये वही ड्राइंग या फिर कहें कि वही स्केच था जैसा कि मरी हुई डेड बॉडीज के हाथों पर बनाया गया था। रुबेन को अब अवंतिका पर पूरी तरीके से शक आ चला था। इसी वजह से वो एक रात एक लाइब्रेरी के अंदर अवंतिका को बिठाकर उसके हाथ बांध देता है और अपनी सारी मशीन्स को उस पर एक्टिवेट करके अपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने लगता है कि तभी थोड़ी देर में अंधेरा हो जाता है। वहां मौजूदा काफी सारे भूत मिलकर के रुबेन के गैजेट्स को खराब करने लगते हैं। इवेंचुअली वहां पर अवंतिका की हालत भी बहुत ज्यादा बुरी हो जाती है। रुबेन पूरी कोशिश करता है कि कैसे भी करके अवंतिका की जान बचा ले, मगर उस लाइब्रेरी में मौजूदा आत्माएं ऐसा होने देना नहीं चाहती थी। और अब तो रुबेन को ये बात भी मालूम चल गई थी कि ये कोई एक आत्मा या फिर 2 आत्मा नहीं बल्कि 2 से ज्यादा है, मगर टोटल कितनी है इस बात का पता लगाना अभी बाकी था। अब जहाँ एक तरफ हॉस्पिटल में अवंतिका को एडमिट किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ कॉलेज का डीन रुबेन को निकल जाने के बारे में कहता है। उसका बताना था कि तुम यहाँ पर 2 मौतों की इन्वेस्टिगेशन के लिए आए थे, मगर तुम्हारे होने के बावजूद एक तीसरी मौत भी हो गई और एक चौथी मैडम भी हॉस्पिटल के अंदर है, तो अब तुम यहाँ से चले जाओ तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन रुबेन ये बात ठान चुका था कि ये भूत जो भी ये सारे कारनामे कर रहा है, जब तक उसे वो रोकेगा नहीं तब तक यहाँ से जाएगा नहीं। तो एक दिन वो जब यूं ही लाइब्रेरी के अंदर चक्कर काट रहा था तो जमीन पर उसे चींटियों की एक डिजाइन दिखाई पड़ी। ये चींटियां सारे मिलकर एक ऐसी डिजाइन जनरेट कर रही थी जो कि एक म्यूजिक फ्रीक्वेंसी जैसी थी। अपने कमरे में आने के बाद वो एक म्यूजिक सिस्टम पर थोड़ी सी सूजी ढूल करके वैसी ही डिजाइन जनरेट करने की कोशिश करता है, तो उसे डिजिटली मालूम चलता है कि इस फ्रीक्वेंसी का नंबर है 444 और ये नंबर वो नंबर था जो कि शक्तिमान जब अपने भगवान को याद करता था या फिर अपना त्राटक किया करता था, त्राटक यानी कि ऑन पॉइंट फोकस, तब उसके अंदर 7 चक्र उत्पन्न हो जाया करते थे जो कि जीवन चक्र हुआ करते थे। इन चक्रों की मदद से किसी भी प्रकार की बीमारी, तकलीफ या दुविधा को सुविधा में बदला जा सकता था। थोड़ी ज्यादा हिंदी हो गई, यानी कि काइंड ऑफ किसी को भी इन चक्रों की मदद से ठीक किया जा सकता था। यानी कि ये फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल थी। अब ये जो फ्रीक्वेंसी थी, इसी फ्रीक्वेंसी पर एक गाना भी प्ले होता आया था और यही धुन कहीं ना कहीं रुबेन हर बार सुन लेता था उस लाइब्रेरी में जाते वक्त। तो वो क्या करता है, उस सुने हुए सारे म्यूजिकल नोट्स को एक पन्ने पर उतार देता है। अब बीइंग अ म्यूजिक आर्टिस्ट, मैं भी काफी टाइम से जो है गिटार प्ले कर रहा हूँ, पियानो प्ले कर रहा हूँ, हारमोनियम्स वगैरह बजाता हूँ, फ्लूट्स प्ले करता हूँ, तो मैं खुद भी किसी भी नोट को सुन करके लिखना मेरे लिए अभी तक पॉसिबल नहीं है। मुझे 9 साल हो चुके हैं प्रैक्टिस में। तो पिक्चर में जो ये सीन दिखाया गया है काफी ज्यादा इलॉजिकल और इररिलेटेबल था कि दूर से किसी सुनी हुई धुन को एकदम एक्यूरेटली लिख देना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बहुत बड़े बड़े प्रोफेशनलिस्ट भी नहीं कर पाते हैं। खैर, आपका इस पर क्या कहना है, या फिर आप में से कोई बहुत बड़ा धुरंधर है, लेजेंडरी म्यूजिशियन है, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। खैर, कहानी पर वापस आते हैं तो रुबेन भाई साहब सीधा इस म्यूजिकल नोट्स को और ज्यादा इन्वेस्टिगेट करने के लिए इस कॉलेज के पास बने चर्च में पहुंच जाते हैं और पूछते हैं कि आखिर इन म्यूजिकल नोट्स का मतलब क्या है। जहां पर इनका बताना था कि ये म्यूजिकल नोट्स सैटर्न के नोट्स हैं। अब जिस तरीके से हमारे माइथोलॉजी में अच्छे को भगवान कहते हैं, बुरी को शैतान कहते हैं, तो वैसे ही जो क्रिश्चियन माइथोलॉजी होती है, अच्छे को ये एंजल कहते हैं, बुरे को ये सैटर्न कहते हैं। तो ये पादरी भाई साहब का बताना था कि ये सैटर्न के नोट्स हैं, तो तुम इन नोट्स के साथ अभी के भी यहाँ से निकल जाओ। जब रुबेन वहां से निकलने लगता है तो यही नोट्स अचानक से एक्टिवेट होकर कार को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं और फिर
फिर इंडिकेटर देते जाते हैं रुबेन को कि अब लेफ्ट मोड़ो, राइट मोड़ो, सीधे जाओ, पीछे जाओ। तो रुबेन भी ठीक तरीके से वैसे गाड़ी चलाता जाता है। खैर ऐसा हुआ कैसे मुझे भी नहीं पता, तो मूवी है, कुछ भी मान लेते हैं अपन। तो जैसे जैसे गाड़ी के इंडिकेटर आते जाते हैं रुबेन ठीक तरीके से वैसे गाड़ी चलाता जाता है और ये पहुंच जाते हैं एक कास्केट मेकर के पास में। कास्केट मेकर वो होता है जो कि कॉफिन्स बनाता है, और कॉफिन वो होते हैं, मतलब हिंदी में क्या कहते हैं, ताबूत। जी हाँ, मरने के बाद जिन लोगों को ताबूत में डाल दिया जाता है, तो ताबूत बनाने वाले के पास ये पहुंच जाता है। रुबेन उसे वो म्यूजिकल नोट्स दिखाता है और बताता है कि यही नोट्स मुझे आप तक लेकर आए, क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? जहां पर ये ताबूत बनाने वाला बताता है कि ये म्यूजिकल नोट्स बड़े ही खास हैं। अब इस नोट्स के पीछे की कहानी वो उसे बयान करता है। तो यहाँ से कहानी जो है 34 साल फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ पर हम डायना नाम की एक लेडी को देख पाते हैं जो कि मिस्टर फिलिप डैनियल की वाइफ होती है। फिलिप डैनियल वो थे जिन्होंने इस मेडिकल कॉलेज को बनाया। अब ये जो मेडिकल कॉलेज था तो उसके पास में ही ये चर्च भी बना हुआ था। तो बेसिकली ये लाइब्रेरी पहले एक चर्च हुआ करती थी, जहाँ पर अचानक एक दिन एक किसी माँ बाप ने अपना एक अपाहिज बच्चा छोड़ दिया। जब ये बात मैडम डायना को पता लगती है तो वो सोचती है कि आज से ये चर्च ऐसे अपाहिज बच्चों का घर बनेगा। अब ऐसा करते करते इनके यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे करके टोटल 44 बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं, यानी कि 44। ये सारे के सारे 44 बच्चे एक तरीके से फिजिकल डिसेबिलिटी वाले बच्चे थे। किसी के पास आंखें नहीं थी, किसी के पास दिमाग नहीं था सोचने के लिए, किसी के हाथ नहीं चलते थे, किसी का पैर नहीं चलता था। तो ये सारे के सारे बच्चे जो थे किसी न किसी प्रकार की डिसेबिलिटी से जूझ रहे थे। इनका जीवन बद से बदतर ना हो जाए इसलिए मैडम इनका इलाज ढूंढने के लिए एक म्यूजिक फ्रीक्वेंसी जनरेट करती है। मतलब म्यूजिक एक ऐसी थेरेपी है जो कि किसी डिसेबल इंसान को भी अगर सुनाई जाए तो वो भी ठीक तरीके से रिएक्ट करना शुरू कर देता है। अब इस थेरेपी से, यानी कि जो इन्होंने म्यूजिक बनाया था, वो गिटार पर भी प्ले करती है, पियानो पर भी बजाती है, वियोलिन पर भी प्ले करती है, हारमोनियम पर भी बजाती है, फ्लूट पर भी बजाती है, सारंगी, सितार, सभी टाइप के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर सेम ही धुन बना करके इन बच्चों को सुनाती है। सुनकर के बच्चे खुश हो जाते हैं और मन में जीने की एक तरंग आ जाती है, और कुछ कुछ बच्चे तो ठीक भी होने लगे थे। और अब इन मैडम की ये वाली रिसर्च एक तरीके से बहुत बड़ी खोज साबित होने वाली थी, मगर तभी अचानक से शहर में हैजा फैल गया। हैजा एक ऐसी बीमारी थी, काइंड ऑफ इसे हम कोविड-19 समझ सकते हैं। हर जगह के लोग मारे जा रहे थे। इसी वजह से जो मैडम ने इतने सारे 44 बच्चों को ठीक किया था, वो भी इस बीमारी से मारे जाते हैं। और ये जो कास्केट मेकर था, यानी कि ताबूत बनाने वाला, इसी बंदे ने ही उन 44 बच्चों को गाड़ा और उनके ताबूत बनाए थे। तो यहाँ पर रुबेन का कहना था कि ये जो बच्चे हैं, इनकी जो मौतें थी, ये पिछले 44 साल से सोए हुए थे, मगर अचानक से कुछ ही दिनों में एकदम से एक्टिवेट कैसे हो गए। इस राज का पर्दा हटाने के लिए इन कब्रों को खोदना पड़ेगा। बाबूजी तो मना कर देते हैं कि मैं नहीं करूंगा, मगर रुबेन कहता है कि ठीक है, अगर आप नहीं करेंगे तो मैं इस काम को जरूर करूंगा। अब इवेंचुअली जो ये बाबूजी थे, इनका दिल इन बच्चों से लगा हुआ था, क्योंकि इन्होंने ही स्कूल में सबसे पहले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाए थे, और फिर इन बच्चों के बनाए गए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बाद में इन बच्चों की कब्र भी बनाई थी। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि रुबेन इन कब्रों को खोदे। तो वो एक दिन खुद ही यूं ही कब्र खोदता है कि तभी उसमें से एक बोतल ऐसी निकलती है जिसके अंदर काला जादू किसी मैक्सिकन चुड़ैल ने किया हुआ था, और तभी बाबूजी मारे जाते हैं। जिसके बाद सीन यहाँ रुबेन पर शिफ्ट होता है। जब वो अवंतिका से बात कर रहा था तो अवंतिका पूछती भी है कि आखिर तुम इन म्यूजिकल नोट्स को फाइंड आउट कैसे कर पाए। जहाँ पर रुबेन अपनी बैक स्टोरी बताता है कि वो जब छोटा था, उसकी माँ उसे सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सिखाती थी। एक दिन जब वो बहुत ज्यादा बीमार थी, तब रुबेन यानी कि मैं कानों में हेडफोन लगा करके पियानो प्ले कर रहा था। माँ खांसती रह गई, मगर मुझे उनकी आवाज नहीं आई। जब मैंने अपना म्यूजिकल सेशन पूरा किया, अपने नोट्स कंप्लीट किए, जब माँ के पास गया तो मैंने उन्हें मरा हुआ पाया। तब से मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने अपने सारे कीबोर्ड, गिटार, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तोड़ ताड़ दिए। तो अब यहाँ पर भी मैंने इसको स्टोरी में पकड़ लिया। तो यहाँ पर ये चीज लॉजिकली पॉसिबल नहीं है कि 8 साल का कोई बच्चा जब बचपन में कोई म्यूजिकल नोट सीखेगा और फिर बड़ा होकर के 30 साल में अगर उसे कोई केस इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा म्यूजिक से रिलेटेड, तो एकदम एग्जैक्टली नोट निकाल देगा। तो बहुत ही गंदा लॉजिक लगाया गया था मूवी में। ये डायरेक्टर्स को इस पर सोचना चाहिए था। खैर हमें क्या, हम वापस से मूवी पर आते हैं। तो यहाँ पर अवंतिका जो कि हॉस्पिटलाइज थी, उसे बार बार ख्याल आते रहते थे कि उसने किसी का तो यहाँ पर ट्रीटमेंट किया है, और जिसका ट्रीटमेंट उसने किया है ये सारी चीजें उससे जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर अवंतिका लेकर के रुबेन को पहुंच जाती है उसी केस, यानी कि उस पर्सन के पास में जिसका इलाज उसने एक दिन किया था। इन मैडम का नाम तो लिखा हुआ था कुछ और, आई थिंक डेबिता लिखा हुआ था, और बताया जा रहा था कि ये केस पिछले 5 साल से इस मेडिकल कॉलेज में है। जबकि रुबेन का कहना था कि ये मैडम कोई डेबिता नाम की नहीं है, इन्हीं का नाम है मैडम डायना, और ये 5 साल से नहीं, ये पिछले 34 साल से यहाँ पर एडमिट है। मगर किसी ने तो इनके साथ कुछ तो किया है जिसकी वजह से इनकी आत्मा निकल करके बाहर आ गई, और इनकी आत्मा ने ही वो तीनों मर्डर्स करे हैं। तो अब यहाँ पर अवंतिका भी अपनी पूरी कोशिश जान वान लगाने लगती है, सब कुछ सोचने समझने की कोशिश करती है। और रुबेन जिसे अपनी बात पर पूरा भरोसा था, तो वो मैडम को यहाँ से ले जाना चाहता था, मगर सामानों को तोड़ा फोड़ी करने के चक्कर में उसे पुलिस थाने में बैठा दिया जाता है। जहाँ पर रुबेन कहता है कि तुम पुलिस वाले मेरी बातों को समझ नहीं रहे हो। कुछ केसेस जो कि पुलिस हैंडल कर सकती है, और कुछ ऐसे केसेस जहाँ पर पुलिस को भी हमारी मदद लेनी पड़ती है,
है तो मैं तो उल्टा तुम्हारी मदद ही कर रहा हूँ, लेकिन पुलिस वाला उसे खींचकर एक चांटा लगा देता है। अब ये बात हो सकता है कि डायना मैडम को पसंद आई नहीं होगी चांटे वाली बात, तो इसलिए वो मैडम क्या करती है कि पुलिस वाले के कान फाड़ देती है। और जो इनके मेडिकल कॉलेज का डीन होता है, जो कि रूबेन को यहाँ से ले जाना चाहता था, उससे भी अब सारी चीजें बहुत एक्सट्रीम लेवल पर सुनाई देने लगती है, जैसे कि चाय पीते वक्त चुस्की लेने की आवाज, चम्मच डालने या निकालने की आवाज, खुद के सांस लेने की आवाज, इवेंचुअली दिल के धड़कने की आवाज तक डीन को इतनी तेज सुनाई पड़ती है कि उनका कान फट जाता है और डीन वहीं मारे जाते हैं। अब इन डीन के ऊपर भी जो यानी कि मिस्टर डैनियल थे, जो कि सबसे बड़े क्रिएटर थे, उन्हें यहाँ मुन्नार में आना ही पड़ता है। वेल, कहानी को जिस तरीके से पोर्ट्रे किया गया था, मुझे शुरू से तो यही लग रहा था कि मुन्नार के अंदर जो इनका मेन हेड यानी कि डैनियल है, ये सारे किए करे कांड पर इन्हीं का ही हाथ होगा। मगर मूवी की एंडिंग में हमें ये पता चलता है कि इस भाई साहब की एक और बीवी थी जिसका नाम था नैन्सी। वो भी उस वक्त यानी कि जब डायना ये सारे के सारे म्यूजिकल एक्सपेरिमेंट्स कर रही थी, नैन्सी हमेशा से वहां पर मौजूद थी। वो एक फ्रीक्वेंसी पर अपना काम कर रही थी, जैसे कि चमगादड़ों से निकलने वाली फ्रीक्वेंसी, जो कि एक अल्ट्रासोनिक वेव पर काम करते हैं। तो नैन्सी को डायना की गई खोज, उसके बचाए गए बच्चे, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बुरी लग रही थी। इसीलिए नैन्सी ने ही चमगादड़ों की आवाज की फ्रीक्वेंसी बच्चों तक पहुंचाई, सारे के सारे बच्चों को मरवा दिया और फिर उनकी लाशों को एक अलग ही जगह दफना दिया, केस को पूरी तरीके से क्लोज कर दिया और डायना को हमेशा के लिए पागल करार दे दिया। अब ये जो पिछले 34 साल से डायना जो कि कोमा स्टेज में पड़ी थी, एक दिन जब अवंतिका डायना मैडम के पास आई और उन्हें विश्वास दिलाया कि आप एक दिन जरूर ठीक होंगे, हमारा जन्म इस धरती पर किसी न किसी अच्छे काम के लिए होता है और मेरा काम है आपको ठीक करना। जब ये बातें मैडम ने सुनी तो मैडम की जो कॉन्शियसनेस थी वो एकदम से क्लियर हो जाती है, उन्हें थोड़ा बहुत होश आ जाता है और वहीं होश आने से ही जो मैडम है वो अपने बच्चों की आत्माओं के साथ में उन 3 लोगों को मार पाते हैं। और उन 3 लोगों को मारने के पीछे का रीजन ये था कि ये तीनों के तीनों स्टूडेंट्स नैन्सी के लिए काम किया करते थे। नैन्सी ने ऑर्डर दिया करती थी और ये तीनों आकर के हैवी डोज में एनेस्थेशिया सीधा डायना मैडम को लगा दिया करते थे, उन्हें कभी होश में नहीं आने देते थे। इसीलिए सबसे पहले तो डायना मैडम ने इन्हीं तीनों से अपना बदला निकलवाया। और इस चर्च में हमेशा से एक रोशनी आया करती थी, तो वही रोशनी का सिंबल हर बार इन सभी लाशों पर इनग्रेव मिलता था। तो कुल मिलाकर के सारे राजों से पर्दा हट चुका था, नैन्सी का काला सच बाहर आ चुका था। तो यहाँ पर रूबेन अब नैन्सी को रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि इस वक्त नैन्सी को गुस्सा आ चुका था और उसने अपनी फ्रीक्वेंसी की मदद से बहुत सारे चमगादड़ यहाँ पर बुला लिए थे और अब तो वो डायना को मार डालना भी चाहती थी, क्योंकि डायना की बॉडी इस वक्त अभी भी सांस ले रही थी। लेकिन यहाँ कहानी का मेन हीरो पूरी तरीके से गेम पलट देता है। वहाँ पर एक पियानो मौजूद था और वो वही फ्रीक्वेंसी बजाने लगता है जो कि कभी डायना मैडम बच्चों के लिए बजाया करती थी। जैसे ये फ्रीक्वेंसी बच्चे सुनते हैं तो उन चमगादड़ों पर भारी पड़ जाते हैं और ये सारे बच्चे मिलकर के नैन्सी को जान से मार डालते हैं। और इस मूवी की एंडिंग में हमें ये दिखाया जाता है कि डायना मैडम ठीक हो जाती हैं और कॉलेज पर भी जो सारे के सारे आरोप लगाए गए थे वो भी मिट जाते हैं और अवंतिका जो होती है वो रूबेन के साथ प्यार करने लग जाती है। कुल मिलाकर के हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और इस मूवी के एंड में हम कुछ रियल फुटेजेस भी देख पाते हैं कि किस तरीके से यूरोपियन, अमेरिकन, मैक्सिकन डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स को, अपने क्लाइंट्स को ठीक करने के लिए म्यूजिक थेरेपी का इस्तेमाल भी करते आए हैं। यानी कि म्यूजिक सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं है, म्यूजिक एक ट्रीटमेंट भी है कि अगर किसी सही इंसान से सही इच्छा के साथ में सही काम करवाया जाए तो उससे सही रिजल्ट निकल करके आते हैं। मगर हमारे भारत के डॉक्टर्स जो हैं उनका इस म्यूजिक से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। वो चाहते हैं कि क्लाइंट की पूरी ऐसी की तैसी कर दी जाए, उसके 100 रुपए का खर्चा 1000 में कैसे बदला जाए, अगर सिर्फ उसका माथा दुख रहा है तो सरदर्द की गोली ना देकर के उसको लेटा करके ड्रिप चढ़वा दी जाए, 2 दिनों तक उसे एडमिट करके हॉस्पिटल का बिल अच्छा खासा फड़वा दिया जाए। तो हमारे भारतीय डॉक्टर कुछ इसी प्रकार हैं, मेरे साथ गुजरी है तो इसलिए मैं इनके खिलाफ हूँ। हो सकता है कि आप में से कोई डॉक्टर ये वीडियो देख रहा हो तो वो बुरा मान जाएगा। खैर, मान जाएगा तो अच्छी बात है, बुरा लगना भी चाहिए, क्योंकि जहाँ एक तरफ अच्छे डॉक्टर्स अच्छे ट्रीटमेंट के लिए म्यूजिक थेरेपी का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं यहाँ इंडिया के डॉक्टर म्यूजिक थेरेपी तो दूर, जो क्लाइंट को एक्चुअल थेरेपी चाहिए वो तक नहीं दे सकते। तो जो इलाज 2 हफ्ते में या 3 हफ्ते में हो सकता है वो कई साल ले लेता है। सो गाइज, ये था मेरा जेन्युइन रिव्यू, मेरी जेन्युइन एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग दिस मूवी। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर पसंद आई है तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर मूवी ही पसंद नहीं आई है तो फिर मुझे कमेंट्स में आप एक और मूवी की डिमांड कर सकते हैं, जो भी